Hey everyone, my name is Vishwadeep and I welcome you all on Unacademy Computer Science channel for Unlimited Learning। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जो कि है नॉर्मलाइजेशन। गेट में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये इजी होता है स्कोरिंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है नॉर्मलाइजेशन ये दिखेंगे, फिर नॉर्मलाइजेशन की प्रोसीजर में 1NF और 2NF होते क्या है। 1NF इज 1 नॉर्मल फॉर्म, 2NF इज 2 नॉर्मल फॉर्म। देखेंगे एग्जैक्टली है क्या, कैसे ये काम करते हैं और किस तरीके से इनका हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करें सेशन को, बट उसके पहले मेरा इंट्रोडक्शन। माय नेम इज विश्वदीप, आई एम अ चैनल लीडर फॉर दिस चैनल एंड एज अ प्लस एजुकेटर ऑल्सो आई वर्क ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ये रहा मेरा प्रोफाइल, माई गेट कंप्यूटर साइंस रैंक, मास्टर्स, 15+ years टीचिंग एक्सपीरियंस एंड आई टेक लॉट ऑफ क्लासेस ताकि मैं आप लोगों को गाइड कर पाऊं, आपको सही तरीके से मेंटर कर पाऊं, आपको सही कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊं और आप लोगों को उस मंजिल तक पहुंचा पाऊं जिस मंजिल तक हर कोई चाहता है पहुंचना, बट उन्हें पता नहीं है कि कैसे जाना है। मैंने भी सपना देखा था, आप लोग भी सपना देखते हैं। मैंने अपने सपने को खुद के बल पे बहुत कम गाइडेंस के साथ में पूरा करने की कोशिश की, स्ट्रगल किया बहुत ज्यादा और कहीं ना कहीं बहुत सारा भटका, तब जाके कहीं ना कहीं अब काफी सालों बाद मुझे एक ऐसा मुकाम हासिल हुआ है जहां पे मैं कह सकता हूं कि यस, आई एम ऑन द लेवल व्हेन आई एम हैप्पी फाइनेंशियली, वर्क वाइज एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ माई वर्क वाइज टू। आप लोगों को भी वहां उस लेवल तक पहुंचाने के लिए चाहिए कंटेंट, लर्निंग, ऑफ कोर्स गाइडेंस, सही मेंटरशिप, और ये सब आपको इस चैनल के थ्रू और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं कोशिश करता हूं देने की। अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो इस चैनल पे तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी अपना फ्री अकाउंट बना लो, क्योंकि बहुत जल्दी आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे सेशंस वहां पे मिलने वाले हैं फ्री में। कैसे बनाना है अकाउंट, unacademy.com पे जाओ या लर्नर ऐप डाउनलोड करो अनअकैडमी का, गेट ईएससी कैटेगरी में अपना फ्री अकाउंट बनाओ, अपने फोन नंबर ईमेल एड्रेस से मेरा प्रोफाइल सर्च करो, फॉलो कर लो उसको और मेरी प्रोफाइल में जितनी स्पेशल क्लास हैं वो देख डालो। कंटेंट के अलावा मैंने काफी सारे प्रैक्टिस सेशंस एटसेट्रा एटसेट्रा वहां पे लिए हैं, आप वहां से इस लिंक के थ्रू से एक्सेस कर सकते हैं या फिर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से भी एक्सेस कर सकते हैं। फ्री है, सब फ्री है, इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं, बड़ा ही मजा आएगा। और मेरा डेटा स्ट्रक्चर का जो कोर्स है जो मॉर्निंग में मैं 9:15 AM चला रहा हूं वो 3 दिन में अगले खत्म होने वाला है। तो उसके बाद में फिर उसका प्रैक्टिस सेशंस लगेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस तो लगेंगे, वो कहां होंगे, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। तो एक एक करके उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे आप लोगों के साथ में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, ताकि हम वहां इंटरैक्टिव वे में लर्न कर पाए आराम से। ठीक है, चलो अभी अगर आप लोगों ने ये ठान लिया है कि आपको आईआईटी जाना है, आपको अच्छे कॉलेज से मास्टर्स करना है, या आपको गेट की प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल से करनी है किसी भी आपके टारगेट के लिए, तो याद रखिएगा कि अगर आप लोगों का एम हाई है तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए प्रिपरेशन भी उस लेवल की होनी चाहिए। वरना हमें प्रिपरेशन करने में टाइम जरा लगेगा, उतना ही लगेगा, एफर्ट्स भी लगेंगे, और जो दिल को खुश करने वाला सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है वो अगर नहीं आएगा तो आप रिग्रेट करेंगे। मुझे भी दुख होगा, आपको भी दुख होगा। कोशिश करें कि जितना पॉसिबल हो पाए उतना एफर्ट्स लगाएं, उतना इन्वेस्ट करें अपने आप को उस पर्टिकुलर प्रिपरेशन में, उस पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ लर्निंग में, ताकि जब रिजल्ट आए और जब सेटिस्फैक्शन मिले उस रिजल्ट का, तब उसका मजा ही अलग हो, दोनों के लिए, आपके लिए और मेरे लिए। अगर आप चाहते हैं कि आप हमें ज्वाइन करें हमारे गाइडेड प्रोग्राम में, क्योंकि हम आपको गाइडेड प्रोग्राम के थ्रू स्ट्रक्चर्ड लर्निंग दे सकते हैं, आपको प्रोवाइड कर सकते हैं एक ऐसा लर्निंग प्रोग्राम जो कि आपको देगा स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेस, लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वीकली क्विजेस एंड अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ द बैचेस। तो आप प्लस ज्वाइन कर सकते हैं, अनअकैडमी प्लस पे आपको ये सब मिलेगा। आपको इसके अलावा अगर चाहिए कि नहीं सर हमें तो ज्यादा पर्सनलाइज्ड प्रिपरेशन चाहिए, हमें नहीं चाहिए कि हम ना तो कोई प्लान बनाएं, ना स्ट्रेटेजी बनाएं और ना ही कोई एनालिसिस में टाइम स्पेंड करें,
हमें जीरो टाइम स्पेंड करना है इन सब में, हम सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन ऑफ द कंटेंट और प्रैक्टिस में, रिविजन में ध्यान देना चाहते हैं, तो आप फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लो, जहां पे आपको प्लस के बेनिफिट्स के साथ एक पर्सनल कोच मिलते हैं जो आपको वन ऑन वन गाइडेंस देते हैं, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बना के देते हैं, कस्टमाइज स्टडी प्लान बना के देते हैं, आपका परफॉर्मेंस ट्रैक करते हैं, स्टडी बूस्टर सेशन देते हैं, पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस देते हैं, आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर मिलते हैं, और वहां आपको मिलेगा प्रिंटेड नोट्स भी अगर आपने 1 साल से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लिया है आइकॉनिक वाला। तो ये देख सकते हो आप, मल्टीपल ड्यूरेशन के लिए सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं, जो ड्यूरेशन आपको ठीक लगता है वो सिलेक्ट करो। अगर आप थर्ड ईयर में हैं, आई मीन 2 साल प्रिपेयर करेंगे गेट के लिए, तो 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लीजिए। अगर आप लोग इन नेक्स्ट ईयर ही आपका फाइनल टारगेट है एग्जाम का, तो आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लीजिए। बट जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेके और ये कोड लगा लेना VDEEP10। इस कोड को लगाने से आपको एक तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा, मेरा पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगा, मेरी टीम का सपोर्ट मिल जाएगा। मेरे साथ अगर आप प्रिपरेशन करेंगे अनअकैडमी प्लस पे, तो मैं आपको निगरानी में रख पाऊंगा और मैं पता कर पाऊंगा कि आपका प्रिपरेशन लेवल किस तरीके से इंप्रूव हो रहा है या नहीं। मैं आपको अपनी नजर के सामने रख पाऊंगा कि एग्जैक्टली आप किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। अगर आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई क्वेरी है, इश्यू है, तो आप ये नंबर पे फोन लगा सकते हैं, आपको सारी क्वेरीज के आंसर्स मिल जाएंगे। बस याद रखिएगा, ये वाला कोड लगा के आपको क्या मिलेगा, सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट और बाकी का सारा चीज मिलेगा। प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, ऑफर्स बहुत सारे आते रहते हैं, तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लेके और आ जाओ अनअकैडमी प्लस पे। नई बैच आने वाली है, मेरा कोर्स ओएस का स्टार्ट होने वाला है, ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा कोर्स स्टार्ट होने वाला है 1 जून से, नेक्स्ट वेडनेसडे से। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लो और जल्दी से जल्दी आ जाओ प्लस पे, ताकि आप जो भी जहां भी आप रहेंगे, अगर आप लोग हमारे फैमिली में कनेक्टेड रहेंगे और अगर आप सब्सक्रिप्शन के थ्रू या कैसे भी अगर रैंक लेके आएंगे, तो इस पोस्टर पे आपकी भी फोटो आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से सब कोई चाहता है कि इस पर्टिकुलर पोस्टर पर आपकी फोटो आए, मैं भी यही चाहता हूं। अगर आप लोग लाइट सब्सक्रिप्शन लेंगे विच इज आवर टेस्ट सीरीज, तो आपको वहां से टेस्ट सीरीज का भी एक्सेस मिल जाएगा हमारे। चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन, बट सेशन को स्टार्ट करने के पहले जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि आप लोग रेडी हैं या नहीं। मैं रेडी हूं, ठीक है। मेरी हेल्थ थोड़ी सी डाउन है, तो हो सकता है एनर्जी थोड़ी लो रहे, पर इंटेंट लो नहीं रहेगा, ये गारंटी है। पढ़ाने का इंटेंट कभी लो नहीं रहेगा, ठीक है। अगर मैं पढ़ाने आया हूं तो पढ़ा के ही जाऊंगा, है ना, अच्छे से पढ़ा के जाऊंगा। बस हो सकता है थोड़ी एनर्जी मेरी लो रहे। ओके, मेरी तबीयत जो थी फ्राइडे को थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं क्लास नहीं लिया, कोई भी क्लास नहीं ली मैंने, है ना। चलो बताओ रेडी हो या नहीं। अरे बताओ भाई, बोलना पड़ेगा तुमको, जब तक तुम बोलोगे नहीं तब तक मैं आगे कैसे बढ़ेगा रे बाबा। कल हमने लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या होती हैं। अगर हमने लिखा A to B एक फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो इसका मतलब अगर A दे रखा है तो B को हम डिराइव कर सकते हैं, है ना। ऐसा ही फिर हमने फंक्शनल डिपेंडेंसी के बेसिस पे क्या निकाला था कैंडिडेट कीज निकालना, कि कैसे कैंडिडेट कीज हम फाइंड आउट करते हैं किसी गिवन टेबल या रिलेशन में से। तो हमने ये देखा था कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी कैंडिडेट की से हम सब कुछ डिराइव कर सकते हैं। ऑल अदर एट्रीब्यूट्स वी कैन डिराइव फ्रॉम द कैंडिडेट की। तो हमने क्या किया, हर एक एट्रीब्यूट या कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट का क्लोजर निकाल के देखा कि किसके क्लोजर से हमें सारे एट्रीब्यूट्स डिराइव होते हैं। जिसके क्लोजर से सारे एट्रीब्यूट डिराइव हो गए, बस वो कैंडिडेट की बन गई। फिर उसके छोटे मोटे क्वेश्चंस और ट्रिक्स भी हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। अब ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी का हमारा कंसेप्ट है, उसके बेसिस पे अगला जो चीज आता है, अगला टॉपिक जो आता है डिस्कशन का, वो आता है नॉर्मलाइजेशन। ये देखो नॉर्मलाइजेशन क्या लिखा है यहां पे। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो मिनिमाइज करता है रिडंडेंसी फ्रॉम अ रिलेशन और सेट ऑफ रिलेशंस को। मतलब कि आपके पास अगर एक टेबल है, तो उस टेबल में अगर रिडंडेंसी है, रिडंडेंसी का मतलब डुप्लीकेसी ऑफ डेटा। अगर एक डेटा एक से ज्यादा बार प्रेजेंट है, मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट है एक ही टेबल के अंदर या सेट ऑफ टेबल्स के अंदर, तो उन्हें एलिमिनेट करने की या रिड्यूस करने की कोशिश करता है। मतलब हो सकता है रिडंडेंसी पूरी जीरो नहीं हुई है,
एलिमिनेट नहीं हुई है, बट रिडंडेंसी जो है वो रिड्यूस हो सकती है। अच्छा, अब रिडंडेंसी अगर हुई तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है? हमने सबसे पहले भी देखा था, रिडंडेंसी लीड्स टू इनकंसिस्टेंसी एंड अदर प्रॉब्लम्स, जो हमने पहले लेक्चर में देखा था कि रिडंडेंट डेटा अगर हमारे पास रहता है ना हमारे डेटाबेस में, तो वहां पे ना इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम बहुत आ जाती है। अब ऐसा क्यों? देखो, एक सिंपल सी चीज है कि अगर 5 लोगों के पास एक इंफॉर्मेशन है, तो हो सकता है 5 में से 4 के पास वो इंफॉर्मेशन का अपडेटेड वर्जन हो, एक के पास ओल्ड वर्जन हो सकता है, यस, इनकंसिस्टेंसी आ जाएगी, क्योंकि हम डेटाबेस में कोई भी वैल्यू रखें और मल्टीपल कॉपीज उसकी रखें, और अगर एक जगह कॉपी पे अपडेशन नहीं हो पाया, 4 कॉपी पे रख लिया, अपडेशन हो गया, तो इनकंसिस्टेंट कंटेंट हो सकता है उसी वैल्यू का। और भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हो जाती हैं ये रिडंडेंसी की वजह से, तो उसे रिडंडेंसी को जितना रिड्यूस कर सकते हैं करेंगे, किसके थ्रू? नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। ये एक प्रोसीजर होती है। अब ये प्रोसीजर करती क्या है? ये प्रोसीजर एक्चुअली क्या करती है? इन प्रॉब्लम्स को, ये रिडंडेंसी की वजह से जो होने वाली इंसर्शन अनॉमली, डिलीशन अनॉमली और अपडेट अनॉमली जो आती है, उनको एलिमिनेट करने का काम करती है। रिडंडेंसी जो है जो रिलेशन में होती है, उसकी वजह से क्या हो जाते हैं? इंसर्शन, डिलीट एंड अपडेट अनॉमली। अनॉमली का मतलब होता है प्रॉब्लम जो किसी रीजन की वजह से ट्रिगर हो जाते हैं। ऐसे प्रॉब्लम जो किसी रीजन की वजह से अराइज होते हैं उनको बोलते हैं अनॉमलीज। तो इंसर्शन की अनॉमली हो सकती है, डिलीशन की अनॉमली हो सकती है, या अपडेट की। मतलब सिंपल से शब्दों में बोला जाए तो इंसर्शन के टाइम पे कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, डिलीशन के टाइम पे कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, अपडेशन के टाइम पे कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। तो ये जो गड़बड़ है उन्हें क्या करना है? उन्हें रिमूव करना है, रिड्यूस करना है। और कैसे करेंगे? नॉर्मलाइजेशन के थ्रू करेंगे, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो हमने एक टेबल लिया, इस टेबल में 5 एट्रीब्यूट्स हैं। कस्टमर का आईडी है, कस्टमर का नाम है, प्रोडक्ट का आईडी है, प्रोडक्ट का नाम है, और प्रोडक्ट का प्राइस है जो उस कस्टमर ने खरीदा है। और एक ये टेबल ऐसे हमने ले ली। नाम बड़े इंटरेस्टिंग से लेके आया हूं, शायद आप लोगों को थोड़े मैप हो जाएं। ये जो नाम है वो है ना, अलग अलग नाम है, बट वो नाम आपको कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर चीज से कनेक्ट करेंगे। तो अलग अलग कस्टमर्स की आईडी है, ये सारे के सारे कस्टमर्स की आईडी जो है वो यूनिक है। मतलब ये कस्टमर आईडी जो है हमारी प्राइमरी की है। यहां पे अलग अलग कस्टमर्स के नाम हैं, चतुर है, सुहास है, रैंचो है, पिया है, सुहास है, वीरू है, राजू है। फरहान नहीं आ पाया यहां पे, है ना। चलो, और अलग अलग प्रोडक्ट्स की आईडी है, देख सकते हो। कस्टमर आईडी नंबर 1, नाम चतुर, और उसने P1 एक प्रोडक्ट है जो खरीदा, उसका प्रोडक्ट का नाम है शर्ट, कितने में? 1500 रुपीज में। ठीक है। फिर कस्टमर आईडी 2 है, उसका नाम सुहास है, P1 उसका आईडी है, प्रोडक्ट आईडी जो उसने खरीदा है, प्रोडक्ट आईडी P1 मतलब शर्ट, वही 1500 में उसने खरीद लिया। ऐसे ही कुछ कुछ कस्टमर्स ने अलग अलग प्रोडक्ट्स खरीदे अलग अलग प्राइसेस पे, वो सब यहां पे लिखे हुए हैं। देखो, दो कस्टमर्स, अलग अलग कस्टमर्स का नाम सेम हो सकता है। जैसे कि यहां पे आप देखोगे, कस्टमर नंबर 2 का नाम भी सुहास है, और कस्टमर नंबर 6 जिसकी आईडी 6 है उसका भी नाम सुहास है। पॉसिबल? ऑफ कोर्स पॉसिबल है यार। कितने ही अंकित, कितने शुभम, कितनी नेहा, यहाँ कितने अदिति, कितनी आयुषीज घूम रही है। इतने कॉमन नाम है, वो हर कहीं यहां वहां मिल जाते हैं, है ना। आपकी क्लास में भी यू विल बी हैविंग लॉट्स ऑफ साई कृष्णा इन योर क्लास, राइट? माइट बी, है ना। सो अलग अलग स्टेट का एक अलग अलग बहुत कॉमन नाम होता है। एक क्लास में 2-3 लोग ऐसे मिल जाएंगे ये सेम नाम के, होता है। यहां भी है। प्रोडक्ट, ऑफ कोर्स यार, एक कस्टमर प्रोडक्ट अगर शर्ट खरीद रहा है तो दूसरा नहीं खरीदेगा? खरीद सकता है, ऑफ कोर्स खरीद सकता है ना। उनकी प्राइसेस एंड ऑल सब कुछ यहां पे लिखा हुआ है। अब बात करते हैं डिलीट अनॉमली की। अगर हम डिलीट अनॉमली की बात करें, जैसे कि हमारे पर्टिकुलर डेटाबेस में हमने यहां पे देखा कि हमने एक प्रोडक्ट ट्राउजर जो है उसको हटा देना है। ये ट्राउजर की इंफॉर्मेशन यहां पे है कि ट्राउजर जो है इस कस्टमर 4 ने खरीदा था, ट्राउजर की इंफॉर्मेशन यहीं पे ही रखी हुई है, और उसकी प्राइस है 1900। इसी टेबल में ट्राउजर रखा हुआ है और कहीं नहीं रखा हुआ है। अब अगर हमने क्या किया, ये ट्राउजर की इंफॉर्मेशन हटा दी। क्यों? क्योंकि ये जो ट्राउजर है
ये ट्राउजर अब हमारे डेटाबेस में नहीं है, ये ट्राउजर हमने हटा दिए, हमने स्टॉक ही हटा दिए ट्राउजर के। अगर स्टॉक हटा दिए तो हमें डेटाबेस से उसको डिलीट करना पड़ेगा। अगर हमने डेटाबेस से डिलीट कर दिया तो कस्टमर 4 की इंफॉर्मेशन भी डिलीट हो जाएगी। लेट्स से अगर इस ट्राउजर की इंफॉर्मेशन को मैंने यहां से डिलीट करने की कोशिश की तो क्या हो जाएगा, कस्टमर 4 की इंफॉर्मेशन भी डिलीट हो जाएगी। अब कस्टमर नंबर 4 आपके डेटाबेस में ही नहीं है। ये तो प्रॉब्लम है, ये तो प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि भैया अगर आप कोई एक रिकॉर्ड डिलीट करते हो तो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन के साथ में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन डिलीट हो गई जो हम चाहते नहीं थे। हमने ट्राउजर की इंफॉर्मेशन डिलीट करने की कोशिश की। अच्छा, ट्राउजर डबल टाइम है यहां पे क्या? हाँ है। अगर इस ट्राउजर की एलिमेंट की ये वाली एंट्री डिलीट करने की कोशिश की, ठीक है, ये वाला ट्राउजर अब नहीं बचा हमारे पास में, प्रोडक्ट 4। अच्छा, एक कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो एक ही बार प्रेजेंट है? नहीं है। मान लो ये दोनों ही हमने डिलीट कर दिए एक एक करके, तो प्रॉब्लम क्या आएगी? अगर हमने ट्राउजर की इंफॉर्मेशन डिलीट करने की कोशिश की तो प्रॉब्लम ये है कि ट्राउजर के साथ में ऐसे कस्टमर्स भी डिलीट हो जाएंगे जिन्हें हम डिलीट नहीं करना चाहते। समझ पा रहे हो आप लोग क्या कह रहा हूं मैं? Are you guys able to understand what exactly I am trying to say? That in the delete anomaly, actually what is happening here is, if you are deleting some kind of an element, because of that particular deletion, some other particular entity, some other detail also deleted which I cannot recover back. अगर किसी डिलीशन की वजह से कुछ ऐसी चीजें डिलीट हो जा रही हैं जिसको हम बाद में रिकवर नहीं कर सकते और हमें वो चाहिए थी, बट इसकी वजह से वो डिलीट हो गई, गलत तरीके से डिलीट हो गई। हम नहीं चाहते थे कि ये कस्टमर नंबर 4 पिया और कस्टमर नंबर 6 सुहास हमारे डेटाबेस से जाए, पर वो चले गए। क्यों? क्योंकि मुझे ट्राउजर की इंफॉर्मेशन डिलीट करनी थी इसलिए। तो प्रॉब्लम, इसे क्या कहेंगे? डिलीट अनॉमली। अब आप सुनो जरा कि ये डिलीट अनॉमली होती क्यों है। जब आप डेटाबेस की टेबल डिजाइन करते हो, अब टेबल की डिजाइन में आपने क्या कहा कि हमने इस टेबल की डिजाइन में ये 5 एट्रीब्यूट्स रख दिए। अब अगर 5 एट्रीब्यूट इस टेबल की डिजाइन में आपने रख दिए तो आपको यह सोचना पड़ेगा कि इन एट्रीब्यूट्स को अगर एक टेबल में रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। देखो, एक सिंपल सा लॉजिक मैं बताता हूं, है ना। जब कभी किसी बड़े फंक्शन पे बहुत सारे लोग एक साथ अलग अलग गाड़ियों में जाते हैं तो घर वाले प्लान बनाते हैं कि एक काम करेंगे, इस पर्टिकुलर कार में ये 5 लोग बैठ जाएंगे, इस कार में ये 4 लोग बैठ जाएंगे, इस कार में ये 3 लोग बैठ जाएंगे, इस कार में ये 4 लोग बैठ जाएंगे। फिर अचानक से मम्मी वगैरह, हाँ इन चारों को एक साथ नहीं बिठा सकते, ये लिंक की लड़ाई है, ये आपस में बात नहीं करते, इनको एक साथ बिठाएंगे तो ये वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं, रास्ते में ही वापस रिटर्न आ जाएंगे। नहीं, इनको अलग अलग करो, इनको अलग अलग बिठाओ। क्यों? अदरवाइज ट्रबल हो जाएगी। प्रैक्टिकल, एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल, एकदम घर से, एकदम देसी। किसी भी बारात में ऐसा होगा, डेफिनेटली होगा, 100% होगा। हर एक फैमिली में कहीं ना कहीं यहां वहां आगे पीछे हो जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो इसका मतलब ये 4 लोग को साथ एक साथ बिठाया तो ये लड़ लेंगे, एक गाड़ी में नहीं बिठा सकते, नहीं भेज सकते। हाँ जी, इसको अलग अलग करना पड़ेगा। ऐसा ही ना यहां पे भी होता है। जब डेटाबेस की डिजाइन होती है और डेटाबेस की डिजाइनिंग में जब आप डिसाइड करते हो इनिशियल लेवल पे कि भैया हमने डिसाइड कर लिया कि ये वाले टेबल में ये 4 5 6 एट्रीब्यूट रहने वाले हैं, आपने डिसाइड तो कर लिया, बट उन एट्रीब्यूट्स को एक साथ रखने की वजह से आपने देखा कि हमें डिलीट अनॉमली हो गई। तो ये डिलीट अनॉमली एक्चुअली हुई क्यों? ये डिलीट अनॉमली हुई क्योंकि आपने ऐसे एट्रीब्यूट्स को एक साथ रखा जिन्हें एक साथ नहीं रखना चाहिए था, जिन्हें एक साथ नहीं रखना चाहिए था। आप लोग समझ रहे हो, सुन रहे हो? आर यू गाइज हियरिंग और लिसनिंग? दोनों में अंतर होता है ना। हियरिंग और लिसनिंग जो 2 वर्ड हैं उसमें अंतर होता है। हियरिंग मतलब हाँ ठीक है सुन रहे, सुना अनसुना कर दिया। लिसनिंग मींस एक्चुअली यहां तक, ब्रेन तक आपकी बातें जाएं समझ के, है ना। तो यू विल हैव टू लिसन इट वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। तो डिलीशन अनॉमली क्या था कि अगर किसी
रिकॉर्ड के डिलीशन से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन डिलीट हो जाए जो हम नहीं चाहते डिलीट करना, तो डिलीट अनॉमली हो गई है। ये डिलीट अनॉमली को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, यस, यूजिंग द नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट चीज है हमारे पास इंसर्शन अनॉमली। अब इंसर्शन अनॉमली क्या कहती है? अब इंसर्शन अनॉमली कहती है कि हम चाहते हैं इस पर्टिकुलर टेबल में एक नया प्रोडक्ट ऐड करना। लेट्स से मैंने कुछ नए प्रोडक्ट्स, कैप की इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, मेरे क्लॉथिंग की जो ये वाली प्रोडक्ट्स की, जो क्लॉथिंग की मेरे प्रोडक्ट्स के मेरी पोर्टफोलियो है, उसमें कैप्स जो हैं, हैट्स या कैप्स, कैप को मैंने इंट्रोड्यूस किया कि अब मैं कैप बेचना भी शुरू करूंगा। अब मैंने अगर प्रोडक्ट की इंसर्शन कर दी, इंसर्ट प्रोडक्ट कैप इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब मैं यहां पे ना आप लोगों को क्वेरी नहीं लिख रहा हूं कि इंसर्शन की क्वेरी कैसे होगी, बट अगर आप लोग एक प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन यहां पे इंसर्ट करना चाहते हो, लेट्स से प्रोडक्ट आईडी है 5, ठीक है, और प्रोडक्ट का नाम है कैप, और इस कैप की जो प्राइस है लेट्स से है वो है 199 रुपीज, 200 रुपए मान लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन आप इंसर्ट नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं? क्योंकि आपके पास में इस टेबल का प्राइमरी की का इंफॉर्मेशन आपने नहीं दिया। अभी तो कस्टमर है ही नहीं जिसने ये कैप खरीदी, मैं तो खाली इंसर्शन करना चाहता हूं इस कैप का, ताकि वो अवेलेबिलिटी दिखे हमारे वेबसाइट पे। बट जस्ट बिकॉज मैंने ये टेबल में 5 कॉलम रखे हुए थे, 5 एट्रीब्यूट्स रखे हुए थे, और इन एट्रीब्यूट में कस्टमर का आईडी और उसका नाम भी होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इनिशियली तो कस्टमर का आईडी और नाम है नहीं, जब हम प्रोडक्ट ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि हमें इसको नल और नल देना पड़ेगा। आपको पता है नल क्या होता है? नल मतलब प्रेजेंट नहीं है वैल्यू। बट क्या प्राइमरी की को आप नल रख सकते हो? नको रे बाबा, नहीं। प्राइमरी की को आप नल नहीं रख सकते। प्राइमरी की वैल्यू नॉट नल और यूनिक दोनों होनी चाहिए। हर एक वैल्यू आप देख सकते हो, अगर हमने कस्टमर आईडी को प्राइमरी की बनाया है तो प्राइमरी की यहां पे यूनिक भी है, हर एक वैल्यू अलग अलग है, और नल भी नहीं है कोई भी वैल्यू। तो अगर ऐसा है कि ये प्राइमरी की है कस्टमर आईडी, इसकी वैल्यू तो चाहिए, हाँ, इंसर्शन ही अलाउड नहीं करेगा, आपका डेटाबेस मना कर देगा। अब मेरे को तो कैप ऐड करने की है डेटाबेस में, मेरे को कैप शो करना है ताकि कस्टमर खरीदे, पर कर नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि इंसर्ट अनॉमली हो गई है। क्या हो गया है? इंसर्ट अनॉमली हो गई है। तो इंसर्ट अनॉमली का मतलब क्या है कि अगर हमारा डेटाबेस का टेबल डिजाइन फॉल्टी है, तो आप कुछ इंफॉर्मेशन इंसर्ट करने जाएंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो फॉल्टी डिजाइन आपको इंसर्ट नहीं करने देगा। आप चाहते हो एक नया प्रोडक्ट P5 कैप के साथ में, उसकी प्राइस 200 के साथ में इंसर्ट करें, उसके लिए आपको इन दोनों की वैल्यू नल नल देनी पड़ेगी। डेटाबेस मना कर देगा, हम नल नहीं ले सकते। अब यहां पे क्या डालें? कौन सा कस्टमर जो खरीदेगा? नहीं दे सकते। कौन सा ऐसा कस्टमर का नाम है जो ये कस्टमर का ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदेगा? नहीं दे सकते। तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। जी हां, प्रॉब्लम हो जाएगी, इंसर्ट अनॉमली हो गई। अब आप बोलोगे सर कुछ भी डमी आईडी और नाम डाल दो। ऐसा नहीं होता। अगर आपने यहां पे डमी नाम और आईडी डाल दिया तो लेटर ऑन इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फेच करना हमारे लिए मुमकिन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो डमी आईडी और डमी नेम हमारे रिकॉर्ड में रहेगा ही नहीं, हमको पता ही नहीं है, और कहीं सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कोई डमी नाम और आईडी देख लिया तो उसको फिर हम फैच कैसे करेंगे? पता ही नहीं है। जैसे कि आपकी क्लास में एक बंदा बैठता है, आपको पता ही नहीं है कि उसका रोल नंबर क्या है, बट वो बैठता है, कोई तो डमी रोल नंबर लेके बैठ गया, तो सिस्टम में कैसे ट्रैक करोगे उसको? कभी बाई चांस उससे फीस लेनी हुई तो फीस कैसे लेगा सिस्टम? नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसका तो डमी रोल नंबर है। तो और कहीं पे उसकी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ी तो कैसे एक्सेस हो पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर वालों को, आपके कॉलेज वालों को, आपके जो दूसरे डिपार्टमेंट वाले लोग हैं, उनको उसका रोल नंबर ही नहीं पता। तो पॉसिबल नहीं है कि आप कोई डमी वैल्यू यहां पे या कोई भी एक ऐसी गार्बेज वैल्यू या कोई रैंडम वैल्यू यहां उठा के डाल दें, ऐसा हो नहीं सकता। तो प्रॉब्लम आएगी। जी हां, इंसर्ट अनॉमली का मतलब क्या है? अगर डेटाबेस का टेबल फॉल्टी है तो कुछ इंफॉर्मेशन जो हम इंसर्ट कर सकते हैं इन द रियल वर्ल्ड, एक्चुअली भी होना चाहिए, वो इंसर्ट हो नहीं पाएगी इन द डेटाबेस। इंसर्ट अनॉमली।
फिर आता है अपडेट अनोमली। अपडेट अनोमली क्या कहता है? अपडेट अनोमली कहता है कि अपडेशन की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि मान लेते हैं आपके पास यहां पे प्रोडक्ट वन शर्ट की इंफॉर्मेशन 1 2 3 4 जगह पे अवेलेबल है। ठीक है, आपने डेटाबेस को बोला कि भैया अब शर्ट का कीमत जो है वो 1500 नहीं, वो 1600 रुपीज हो गया है। तो आपके डेटाबेस ने इसको यहां पे फेच किया, इसको अपडेट किया, फिर एक वही शर्ट की कीमत यहां पे भी 1600 ऐड की, यहां पे भी 1600 की। चलो 3 जगह ऐड हो गया, 3 जगह अपडेट हो गया, चौथी जगह अपडेट नहीं हो पाया। तो अगर फोर्थ टाइम पे अपडेट नहीं हो पाया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। फोर्थ टाइम पे अपडेट नहीं हो पाया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या? इनकंसिस्टेंसी की। यहां तो भैया शर्ट की कीमत 1600 रुपया है, यहां 1500 ही है, ऐसे कैसे? जैसे कि आपके घर वाले या आप ट्रिक करते हैं ना किसी को, यार वो पिछले वाला तो इतने में दे रहा है, तुम ज्यादा दे रहे हो। फिर बोले हाँ चलो ठीक है आप ले जाओ, इतने में ले जाओ। ये यहाँ पे डेटाबेस में इनकंसिस्टेंसी नहीं चलेगी। छोटी मोटी शॉप्स पे चल जाएंगी, मोल भाव भी चल जाएगा, यहां नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि डेटाबेस की वैल्यू है। शर्ट की कीमत अगर 1600 है तो हर जगह 1600 करनी पड़ेगी। अब अगर आप हर जगह 1600 करने जाओगे, अब आप सोचो कि ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है ना। आप डेटाबेस की वैल्यू देखो। आप डेटाबेस में एक टाइप की शर्ट की मल्टीपल कॉपीज रखोगे। अगर आप ऐसे हर जगह पे थाउजेंड या लाख रिकॉर्ड को आपको अपडेट करना पड़ा, तो एक ही इंफॉर्मेशन को इतनी बार आपने स्टोर किया, 1600 1600 1600 1600, अगर आपने 1 लाख टाइम अपडेट करने की कोशिश की तो कितना टाइम लग जाएगा इसको अपडेशन में? डेफिनेटली बहुत ज्यादा। अगर इतना ज्यादा टाइम लगेगा तो ये तो परफॉर्मेंस इशू हो जाएगा। इसकी बजाय शर्ट की इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे स्टोर होनी चाहिए ना। बार बार इतनी जगह पे क्यों स्टोर किया? एक ही जगह पे स्टोर करो उसकी कीमत को और एक बार अपडेट कर दो, 1500 की जगह 1600। क्यों मल्टीपल कॉपी बनाई? मल्टीपल कॉपी बनाई मतलब रिडंडेंसी करी। इस रिडंडेंसी की वजह से ही क्या हुआ? प्रॉब्लम हुआ। किस चीज का? ये अपडेशन का। क्या हुआ? अपडेशन बार बार हुआ। तो दो प्रॉब्लम है अपडेट अनोमली की। पहली प्रॉब्लम यह है कि अपडेशन के केस में अगर सारी जगह अपडेशन नहीं हुआ तो इनकंसिस्टेंट डेटा रह जाएगा, और अगर सब जगह अपडेशन करना पड़ा तो परफॉर्मेंस इशू आ जाएगा। और ये क्या हुआ? अपडेट अनोमली। तो अपडेट अनोमली क्या कहता है कि अगर आपने किसी डेटा को अपडेट करना है, किसी कंटेंट को अपडेट करना है डेटाबेस में, तो अपडेशन की वजह से अगर कहीं इनकंसिस्टेंसी आ गई या फिर अपडेशन इतनी जगह पे करना पड़ा कि उसकी वजह से परफॉर्मेंस इशू आ गया। क्या होता है परफॉर्मेंस इशू? परफॉर्मेंस इशू होता है कि आप जब बहुत सारे ऑपरेशंस करते हो तो टाइम ज्यादा लग जाता है, और अगर टाइम ज्यादा लगा तो ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस बिगड़ गया। तो परफॉर्मेंस इशू का मतलब आपको ज्यादा टाइम लग रहा है उस एक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। एक ही जगह कहीं स्टोर होती शर्ट की इंफॉर्मेशन, तो आप एक जगह पे उसका कीमत 1500 की जगह 1600 करते, काम खत्म। है ना? आगे बात समझ में? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। तो नॉर्मलाइजेशन करता क्या है? नॉर्मलाइजेशन ना यूजुअली जो स्टार्टिंग में हमसे गलतियां हुई हैं, कैसी कि हमने सोचा कि ये 4 एट्रीब्यूट्स को तो एक टेबल में रखना चाहिए, इन 5 एट्रीब्यूट्स को तो एक ही टेबल में रखना चाहिए। ऐसी जितनी भी हमसे गलतियां हुई हैं स्टार्टिंग के टेबल डिजाइनिंग में, उनको और ज्यादा फाइन ट्यून करने की प्रोसेस है, ताकि ये जो रिडंडेंसी की वजह से प्रॉब्लम आती है, कौन सी? डिलीट अनोमली, इंसर्ट अनोमली और अपडेट अनोमली, ये सब क्लियर हो जाए। है ना? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एट्रीब्यूट्स इनटू वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशंस। तो ये प्रोसेस है नॉर्मलाइजेशन की एट्रीब्यूट्स को ग्रुप करें। कैसे? वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशन में। वेल स्ट्रक्चर्ड रिलेशन का मतलब कि जो एट्रीब्यूट जिस एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट के साथ रखना है उसी के साथ रखना है, दूसरे के साथ नहीं। दो अलग अलग टाइप के एट्रीब्यूट्स को एक साथ नहीं रखना है, जैसा अभी हमने देखा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। तो अच्छे से स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन अगर हम बनाएंगे एट्रीब्यूट्स का रिलेशन में, तो उससे क्या होगा? टू कंटेन मिनिमम रिडंडेंसी। रिडंडेंसी जो है वो कम से कम हो जाएगी। ठीक है,
फिर ये देखो यहां क्या लिखा है, इट फोकसेस ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसिफिक एंटिटीज। जो एंटिटीज है, एंटिटी मतलब कस्टमर एक एंटिटी हो गई, प्रोडक्ट एक एंटिटी हो गई, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को फोकस करके, उस पे एम्फेसिस करके, और एट्रीब्यूट्स को एक एक रिलेशंस में या मल्टीपल रिलेशन में अलग अलग तरीके से रखता है कि किस एट्रीब्यूट को किस रिलेशन में रखना है। वहां पे रखने के लिए आपको क्या करना है, वहां पे रखने के लिए आपको ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस करनी है। पर ये नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस करता क्या है, ये ना कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर करता है, किसकी, एट्रीब्यूट्स की। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगा, शायद कहीं आपके दिमाग में भी बैठ जाए। जब मैं नॉर्मलाइजेशन पहली बार पढ़ा था तो ये पॉइंट जो था वो नॉर्मलाइजेशन को और ज्यादा डीपली समझने में मुझे मदद कर रहा था। ये पॉइंट बोलता है कि एक रिलेशन जो है उसमें एक ही टाइप की थीम होनी चाहिए। एक टाइप की थीम मतलब अगर आप कस्टमर की इंफॉर्मेशन रखते हो एक टेबल में तो कस्टमर की ही इंफॉर्मेशन रखो, फिर प्रोडक्ट की मत रखो। अगर एक टेबल में आप प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन रखते हो तो प्रोडक्ट की ही रखो, कस्टमर की मत रखो। एक टेबल में अगर आप सेल की इंफॉर्मेशन रखते हो तो सेल की इंफॉर्मेशन ही रखो और कुछ मत रखो। एक पर्टिकुलर टेबल में आप अगर डिस्काउंट्स की या किसी एक स्पेसिफिक और थीम की इंफॉर्मेशन रखते हो तो उसी की ही इंफॉर्मेशन रखो, उससे ज्यादा मत रखो। और अब आपको ये क्लियर यहां से हो जाएगा कि ये जो मैंने एग्जांपल लिया था इसमें दो थीम हमने क्या कर दी, कंबाइंड कर दी, कि कस्टमर की इंफॉर्मेशन भी रखी और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी रखी, और उसकी वजह से गड़बड़ हो गई। दो थीम अलग अलग हो गई, कस्टमर की भी डिटेल इंफॉर्मेशन और प्रोडक्ट की डिटेल इंफॉर्मेशन हमने यहां रखी, और उनका कॉम्बिनेशन एक ही टेबल में रख दिया। दो थीम कंबाइन करके एक पर्टिकुलर टेबल में रखा, इसलिए प्रॉब्लम आई। तो ये क्या कहता है, एसेंस ऑफ नॉर्मलाइजेशन कहता है कि आपको एक ही रिलेशन में एक ही थीम पे फोकस करना है। अरे तुम लर्निंग पे फोकस करो ना, लोग तो आते हैं कुछ भी बोलते हैं, तुमको उनसे क्या फर्क पड़ता है। कोई भी कुछ भी बोलेगा, मेरे को गाली देगा तो भी चलेगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम अपना टेंशन छोड़ दो और किसी और का भी टेंशन छोड़ो, फोकस नहीं करना, बिल्कुल नहीं। कोई मेरे को कुछ भी बोले ना, तुम उसके बारे में टेंशन मत किया करो, लोगों का काम है बोलना। कोई यहाँ आके कुछ भी बोले, गलत भी बोले, तो उसको रिप्लाई नहीं करने का, क्योंकि यहाँ आते ही लोग इसलिए ताकि उन्हें अटेंशन मिले, तुम्हारा अटेंशन खराब हो ताकि तुम पीछे रह जाओ और तुम्हारी रैंक नीचे आ जाए। तुम्हारा फोकस कहाँ होना चाहिए, लर्निंग पे, लर्निंग करो। तो ये थीम वाली जो चीज है एक समझ में आई है ना। अगर ये समझ में आई है तो फिर हमें प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन देखना है। अब देखो प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन जो है ना, वो प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन कुछ इस तरीके से है कि ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। ये क्या चलता है, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या है, देखो मैं बताता हूं। एक सिंपल सा एक रियल लाइफ एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो रियल लाइफ एग्जांपल लेने के लिए आप एक डिश देख लो प्रिपेयर करना किचन में, है ना, या फिर कोई किसी टाइप की एक मिठाई प्रिपेयर करना देख लो। कोई भी किचन का कोई भी एक पर्टिकुलर डिश या मिठाई तैयार कर रहे हो, है ना, जैसे खीर बना रहे हो। आप मिल्क लेके आए, मिल्क को आपने वेसल में डाल के बॉईल करना शुरू किया। वो बॉइल्ड मिल्क के ऊपर फिर आप दूसरी पर्टिकुलर प्रोसीजर करोगे, क्या उसमें आप राइस डालोगे, फिर जब थोड़ा सा वो और ज्यादा वो अच्छा बॉईल हो जाए तो उसमें शुगर डालोगे। तो ये जो शुगर आपने डाली है क्या रॉ मिल्क में डाल दी थी, नहीं, आपने स्टेप बाय स्टेप क्या किया, आपने प्रोसीजर फॉलो की। मतलब आपके पास रॉ मिल्क था, उसमें आपने डायरेक्टली शुगर नहीं डाली, पहले रॉ मिल्क को बॉईल किया। अब बॉइल्ड मिल्क आपके पास मिल्क मिला है, मतलब आपने कोई तो प्रोसीजर लगाई है तो बॉइल्ड मिल्क मिला। अब बॉइल्ड जो दूध मिला है, मिल्क मिला है, उसमें आपने राइस डाले। तो अब हमने एक और प्रोसीजर अप्लाई की, और एक और प्रोसीजर अप्लाई करने के बाद आपके पास राइस और मिल्क का मिक्सचर मिल गया। फिर उसको और थोड़ा आपने बॉइल किया है, जो भी कुछ किया, उसके बाद आपको एक नया पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलेगा। तो ऐसे आपने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप क्या किया, एक एक आपने प्रोसीजर फॉलो की। ये नॉर्मलाइजेशन की प्रोसीजर भी वैसी की वैसी है, नॉर्मलाइजेशन की भी प्रोसीजर वैसी की वैसी है। आपने सबसे पहले आपका जो बेसिक डिजाइंड रिलेशंस थे, जिन्हें हम बोलेंगे कि इनको आपने बिल्कुल भी नॉर्मलाइज नहीं किया। क्या आप ये पढ़ पा रहे हो, क्या लिखा है यहां पे, तो यहां लिखा है अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन, मतलब इनको आपने बिल्कुल भी नॉर्मलाइजेशन में कोई प्रोसीजर अप्लाई नहीं की। जब आपने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, फिर आप पहली वाली स्टेप का
प्रोसीजर फॉलो करते हो, और वो क्या है, वो है आपको रिपीटिंग ग्रुप्स हटाने हैं। ओहो, ठीक है, रिपीटिंग ग्रुप्स हटाने हैं। रिपीटिंग ग्रुप्स का मतलब कुछ नहीं होता है, रिमूव द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। अगर आप मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हटा दोगे एक प्रोसीजर के थ्रू तो क्या हो जाएगा, तो जो हमारे पास अब रिलेशंस मिलेंगे, मतलब टेबल्स मिलेंगी, वो 1NF या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो जाएंगी। फिर ये जो रिजल्ट आया है इस पे एक और प्रोसीजर, मतलब दूध को उबाल दिया भैया तुमने, अब इसमें आपको क्या इंक्लूड करना है, राइस। तो क्या इसमें इंक्लूड कर दिए थे राइस? नहीं, आपने पहले बॉईल किया मिल्क को, अब बॉइल्ड मिल्क में आपको राइस ऐड करना है। मतलब ये जो एक पहली स्टेप परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट मिला, इस रिजल्ट में कुछ और प्रोसीजर अप्लाई करनी है तो आपको नेक्स्ट स्टेप का रिजल्ट मिलेगा। अब ये नेक्स्ट स्टेप का रिजल्ट में करना क्या है, आपको पार्शियल डिपेंडेंसी हटाओगे इन रिलेशंस या इन टेबल्स में से, पार्शियल डिपेंडेंसी हटाई तो 2NF मिला। अब ये क्या होता है पार्शियल डिपेंडेंसी, हम देखेंगे थोड़ी देर के बाद। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है मैं बताऊंगा। फिर आपने 2NF का जो आपके पास में टेबल का डिजाइन आया, उस टेबल की डिजाइन से आपने ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज हटा दी, तो फिर आपको 3NF में रिजल्ट मिलेगा, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म, 2 नॉर्मल फॉर्म, 1 नॉर्मल फॉर्म है क्या, ये है ना एक पर्टिकुलर एंड रिजल्ट का नाम है कि आपने टेबल्स के डिजाइन रख दी कि ये टेबल इसमें ये एट्रीब्यूट, ये टेबल इसमें ये एट्रीब्यूट, ये टेबल इसमें ये एट्रीब्यूट, शुरुआत में ये था। उस पे फिर सारे के सारे टेबल्स पे आपने एक प्रोसीजर फॉलो की। प्रोसीजर फॉलो करने के बाद आपके पास नए रिलेशंस के डिजाइन आए, मतलब कि नई स्कीमाज आई कि अच्छा टेबल के एट्रीब्यूट्स में अगर आपको आगे पीछे करना था कि इन एट्रीब्यूट्स को इस टेबल से हटा के कहीं और रखना है, ये एट्रीब्यूट को इस तरीके से अरेंज करना है, तो ये जो सारे एट्रीब्यूट का जो डिजाइन चेंजेस थे वो करने के बाद आपको रिजल्ट मिला 1NF में सारी की सारी टेबल्स। अब ये सारी की सारी टेबल्स पे आपने एक और प्रोसीजर फॉलो की, ये वाली, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से आपको 2NF में रिजल्ट मिला। फिर 2NF में रिजल्ट मिला मतलब आपका ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट आप 2 लेवल तक नॉर्मलाइज कर चुके हो, नॉर्मलाइज कर चुके हो। उसके बाद फिर आप और प्रोसीजर फॉलो करोगे, और प्रोसीजर फॉलो करोगे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी रिमूव करने की। जो जो टेबल मिलेगी हम बोलेंगे वो 3NF, मतलब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है, इसका मतलब वो ऑलरेडी यहां से यहां तक नॉर्मलाइज हो चुकी है, ये सारी प्रॉब्लम्स हट चुकी हैं। फिर हम आगे जाते हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म से BCNF आता है, बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म जिसे हम कहते हैं। फिर उसके बाद 4NF और 5NF भी आता है, बट मुझे नहीं लगता कि इनकी आपको कोई खास जरूरत पड़ेगी, यहां तक आपका काम हो जाना चाहिए। मेरा मानना ऐसा है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, आपको बेसिक खाना बनाना आना चाहिए। बेसिक मतलब जिससे आपका पेट भर जाए, ताकि किसी और पे डिपेंडेंसी ना रहे कि भैया तुम खाना बनाओ तो हम खाएं, चाहे आप किसी भी जेंडर के हों, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। एंड आगे आने वाले टाइम में ये एक जेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगी कि घर में कुकिंग करे, ठीक है। तो मेरी मॉम ने मेरे को 8th क्लास से ये ट्रेन किया था कि बेटा अपने खुद के पेट भरने लायक खाना बनाना आना चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग US जाने के लिए सोचते हैं कभी कभी, है ना, इंडिया के बाहर जाने के लिए सोचते हैं। बाहर तो खाना मिलेगा नहीं, मिलेगा तो बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, तो फिर घर में बनाओगे, वहां पे तो कुक और मेड भी नहीं रख सकते, सफाई भी खुद करनी है, कपड़े भी खुद धोने हैं, बर्तन भी खुद मांजने हैं, मेड भी नहीं रख सकते। इंडिया में कम से कम इतनी तो खुशी है मेरे को कि मेरे घर में आते हैं काम करने वाले लोग, बट आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें। तो ये है प्रोसीजर, ये सारी चीजें जो है ना आपको अभी समझ में नहीं आएंगी कि आप ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी हटाओगे तो आपको 3NF में आएगा। अब इस 3NF में जो आपके रिजल्ट आ चुका है उस पे आप अप्लाई करोगे एक और, कि आप ओवरलैपिंग कैंडिडेट कीज को एलिमिनेट करो तो BCNF में रिजल्ट आएगा एंड सो ऑन। तो ये सब जो है, ये प्रोसीजर जो हमने यहां पे देखी है, ये प्रोसीजर आपको और क्लियरली समझ में आएंगे कि इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं एंड ऑल, जब हम एक एक करके ये सारी चीजें देख लेंगे। बट ये चार्ट कहीं ना कहीं आपको काम आएगा, इसलिए मैंने बना लिया। चलो अब 1NF की बात करते हैं। तो 1NF में एक्चुअली होता क्या है, 1NF में होता है कि आप पहले तो अननॉर्मलाइज्ड आपके पास डेटाबेस है, अब इस अननॉर्मलाइज्ड डेटाबेस से आपको वो सारे एट्रीब्यूट हटाने हैं जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स हैं। अब थोड़ा सा सिर खुजाओ और सोचो कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होते क्या है। ऐसे एट्रीब्यूट
जिनके लिए एक ही जिनके लिए एक ही टपल या एक रिकॉर्ड, एक रो के मल्टीपल वैल्यूज होती है, जैसे कि फोन नंबर। याद आया? याद आया? मैंने कहा था कि एक स्टूडेंट के एक से ज्यादा फोन नंबर हो सकते हैं, एक कस्टमर के एक से ज्यादा एड्रेसेस हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एक रिलेशन कोई आर है वो 1NF में कहा जाएगा अगर उसमें कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं है। तो मतलब अगर आप मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हटा दोगे तो ही वो रिलेशन कहां जाएगा, कहां जाएगा? 1NF फॉर्म में पहुंच जाएगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। कुछ समझ पा रहे हो तुम लोग? कुछ भेजे में घुस रहा है? चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल यहां पे ले लिया। एक स्टूडेंट है रोल नंबर 1 जिसका नाम है लेट्स से रेंचो, और उसने कौन कौन से कोर्सेस में एनरोल कर रखा है। वो वैसे तो मूवी में मैकेनिकल इंजीनियर था, बट हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बना देते हैं उसको। हमारा क्या जाता है, एग्जाम्पल ही तो है। तो इसने एनरोल किया ओएस कोर्स में, इसने एनरोल किया सीओए कोर्स में, इसने एनरोल किया डेटा स्ट्रक्चर कोर्स में, इसने एनरोल किया एल्गोरिदम कोर्स में, और डीबीएमएस में भी 5 कोर्सेस लिए हैं इसने। रोल नंबर 2 का नाम है लेट्स से फरहान। इसने कोर्सेस जो लिए हैं वो लिए हैं एल्गो और सीओए। नंबर 3 राजू, थोड़ा डरपोक है, इसने सिर्फ एक कोर्स ओएस ले रखा है। अब देखो, एक स्टूडेंट एक से ज्यादा कोर्सेस एनरोल कर सकता है। ये टेबल हमने डिजाइन कर दी कि एक पर्टिकुलर टेबल में हमने रोल नंबर रखा, नेम रखा और एक कोर्स भी रख दिया। अब प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इस पर्टिकुलर टेबल में एट्रीब्यूट है कोर्स, जो कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। यस और नो? ये देखो एक बार जरा, है कि नहीं है? इसे एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब देखो, इसको एलिमिनेट करने के ना 2 सॉल्यूशन है। या तो आप एक काम करो कि आप मल्टीपल कॉलम्स बना लो। सॉल्यूशन नंबर 1, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कैसे हटाएं? एक रोल नंबर 1 के आपके पास में एक से ज्यादा क्या है, एक से ज्यादा वैल्यूज है। एट्रीब्यूट कोर्स का मल्टीपल वैल्यू है, एक ही टपल रोल नंबर 1 रेंचो के लिए। तो आप एक सॉल्यूशन तो आपके पास है कि आप मल्टीपल रोज कर दो, रोज बढ़ा दो कि रोल नंबर 1 नेम, उसका कोर्स है ओएस, रोल नंबर है 1 नेम, सेम टू सेम नेम रेंचो, बट कोर्स अब की बार है इसका सीओए। ऐसा ही रोल नंबर 1 नेम सेम टू सेम रेंचो एंड कोर्स इज डेएस एंड सो ऑन। बट ये तो और बड़ी प्रॉब्लम हुई ना, ये तो और बड़ी प्रॉब्लम हो गई क्या कि रोल नंबर मेरा प्राइमरी की था, अभी प्राइमरी की बचा नहीं, क्योंकि एक से ज्यादा रोज जो है वो अलग अलग रो के रोल नंबर सेम टू सेम 1 1 1 1 1, एक से ज्यादा रो का रोल नंबर एक ही है 1, तो ये रोल नंबर प्राइमरी की नहीं बचेगा, नॉट द प्राइमरी की नाउ। क्या ये सही सॉल्यूशन है? अच्छा सॉल्यूशन है? बढ़िया तो नहीं लग रहा, अच्छा सॉल्यूशन तो नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि आप अगर जितनी रोज रखोगे एक अलग अलग कोर्स के, 2 प्रॉब्लम है। एक तो रोल नंबर अकेला प्राइमरी की नहीं बचेगा, हाँ, और दूसरा रिडंडेंसी और बढ़ जाएगी। अगर सपोज रेंचो ने 5 कोर्सेस में एनरोल किया है तो उसके लिए 5 अलग अलग रो लगेंगी। अब उस रो में उसका रोल नंबर सेम, उसका नाम सेम, अगर और इंफॉर्मेशन आती वो सारी की सारी सेम, और खाली कोर्स अलग 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 अलग, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन जो रहती वो क्या हो जाती, रिडंडेंट हो जाती। कितनी बार एक ही एक इंफॉर्मेशन रिपीटेडली आपने स्टोर कर दी सर? गलत बात, बिल्कुल गलत बात, सही बात तो है ही नहीं, बिल्कुल गलत बात। तो ये कोई अच्छा सॉल्यूशन है नहीं। फिर हमने सोचा कि एक काम करते हैं, हम मल्टीपल कॉलम्स लिख लेते हैं, कॉलम बढ़ा लो। अगर हमने मल्टीपल कॉलम्स बढ़ा दिए तो हम इसको ऐसे रख सकते हैं, रोल नंबर, नेम, कोर्स नंबर 1, कोर्स नंबर 2, कोर्स नंबर 3, इस तरीके से आप कॉलम लिख लो। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है
कि रेंचो ही तो एक अकेला है जो इतने सारे कोर्स पढ़ेगा, ये राजू फरहान के तो बस की ही नहीं है कि वो इतने सारे कोर्सेस पढ़ें। तो ओके, रेंचो के लिए आपने 5 कोर्स की एंट्री कर दी, बाकी सबके लिए कोर्सेस में एक दो कोर्सेस आएंगे, बाकी की सारी एंट्रीज फ्री। फ्री क्यों फ्री? क्योंकि वहां पर उन्होंने 2 या 3 से ज्यादा कोर्स एनरोल ही नहीं किए। अगर 2 या 3 से ज्यादा कोर्स एनरोल नहीं किए तो उन सबकी इंफॉर्मेशन नल रखनी पड़ेगी। कोर्स नंबर 1 ठीक है, कोर्स 2 है, कोर्स 3 4 5 है ही नहीं। अगर कोर्स 3 4 5 मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, तो वो सारी एंट्रीज जो क्या होंगी, वो हो जाएंगी नल 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 नल। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा? इसमें अगर आप मल्टीपल कॉलम्स की तरफ जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगा। 2 प्रॉब्लम है, एक तो सो मेनी नल वैल्यूज होंगे आपके पास, दैट विल लीड अस which will lead to स्पेस वेस्टेज। बहुत स्पेस हमारी जो है वेस्ट हो जाएगी। कितनी सारी नल 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 नल, अनादर सो मेनी नल वैल्यूज विल बी देयर। बहुत सारी नल वैल्यूज हमारे पास रहेंगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये रखेंगे कि हम डिकम्पोज कर देंगे, इस कोर्सेस को हटा के दूसरी टेबल में रख देंगे। इस कोर्सेस को जो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है उसे हटा के दूसरे टेबल में रख देंगे। किसके साथ में? इस ओरिजिनल टेबल की प्राइमरी की के साथ में। किस रोल नंबर ने कौन सा कोर्स एनरोल किया है, इसकी इंफॉर्मेशन अलग टेबल में रख दो बस, अकेले। तो हमने क्या किया, हमारे पास रोल नंबर 1 है, उसका नाम है सेम टू सेम, जो कॉमन इंफॉर्मेशन थी हमने यहां लिख दी। रोल नंबर 2 का नाम है फरहान। रोल नंबर 3 है हमारे पास राजू। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन हमने यहां पे रखी। अगर और भी इंफॉर्मेशन होती हमारे पास कि उसका फोन नंबर होता है या जो भी है, उसका डेट ऑफ बर्थ होता, फादर नेम होता, ये भी कुछ है, सब स्टूडेंट की एक एक इंफॉर्मेशन जो कॉमन थी वो यहां रख दी, कोर्स की इंफॉर्मेशन अलग कर दी। तो हमने क्या किया, कीप मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट in other relation with primary key of ओरिजिनल रिलेशन। जो ओरिजिनल रिलेशन था उसकी प्राइमरी की के साथ में इसको अलग से हमने रख दिया। तो रोल नंबर हमारे पास है 1। इस रोल नंबर 1 ने किस कोर्स को एनरोल किया? COA को। रोल नंबर 1 ने OS को। रोल नंबर 1 ने डेटा स्ट्रक्चर को। रोल नंबर 1 ने एल्गो को। रोल नंबर 1 ने DBMS। ठीक है। रोल नंबर 2 ने 2 कोर्सेस एनरोल किए थे, एल्गो और COA। और रोल नंबर 3 ने सिर्फ एक कोर्स लिया, OS। तो क्या हुआ, हमने नंबर ऑफ रोज तो बढ़ाई, हमने नंबर ऑफ रोज जो है वो तो बढ़ाई, बट रिडंडेंसी इंक्रीज नहीं की। कि बाकी की जो इंफॉर्मेशन है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम है, जो और इंफॉर्मेशन इस टेबल में हो सकती थी स्टूडेंट से रिलेटेड, उनको डबल नहीं किया। खाली रोल नंबर के साथ में कोर्स को हमने अलग अलग रोज में रख दिया। अब यहां पे क्या होगा, ये जो रोल नंबर है हम इसको फॉरेन की बना देंगे। किसका रेफरेंस देके? इस रोल नंबर को, जो कि यहां का प्राइमरी की तो रहेगा ही रहेगा, पीके। तो ये जो फॉरेन की है, ये रोल नंबर, कौन कौन सा रोल नंबर यहां पे आ सकता है? वही जो हमारे पास ऑलरेडी एक स्टूडेंट है डेटाबेस में, वही कोर्स एनरोल कर सकता है। और हमने यहां पे कोर्सेस लिख दिए। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का सॉल्यूशन ले सकते हैं। देखिए ये 1NF का जो सॉल्यूशन है, ये 1NF का सॉल्यूशन एज सच कोई पूछा नहीं जाता एग्जाम में, है ना। तो इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि अब क्या होगा, तब क्या होगा, एटसेट्रा, कौन सा कहां जाएगा। मेनली बस समझना था कि मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के हमारे इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जनरली जो हमारे गेट में एग्जाम्पल आते हैं या क्वेश्चन जो आते हैं, वो ऑलरेडी आपको दे रखे होते हैं कि 1NF तक तो हमने सॉल्व कर दिया है, इसके आगे तुम करो। ठीक है, तो 1NF तक वो आपको ऑलरेडी क्या करके देंगे,
सॉल्व करके देंगे, बोलेंगे कि ये 1NF में है, अब आगे की आपको प्रोसीजर करनी है, कर देंगे। सर आप सिखा रहे हो, हम सीख रहे हैं, हम कर देंगे, तो ठीक है। अब बात करते हैं 2NF की। मैंने कहा था स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है, मतलब आप पहले सॉल्व करोगे, अपने रिलेशन को सॉर्ट करोगे या नॉर्मलाइज करोगे 1NF तक। इस 1NF के ऊपर आप कुछ और रूल अप्लाई करोगे, प्रोसीजर अप्लाई करोगे, तब जाके वो 2NF में आएगा। मतलब कि सिंपल है कि अगर कोई भी रिलेशन को 2NF में होना है तो उसको 1NF में होना जरूरी है, और उसके अलावा 2NF की जो अपनी स्पेशलिटी है या स्पेशल कंडीशंस हैं, रूल चेक है, वो उसको और सेटिस्फाई करना पड़ेंगे। तो किसी भी, जैसे मैंने 2NF की डेफिनेशन लिखी, तो 2NF की डेफिनेशन में बोलूंगा कि पहले से रिलेशन 1NF में हो और 1NF के ऊपर कुछ और इसके जो रूल रेगुलेशन है वो सेटिस्फाई करे, तब जाके वो रिलेशन 2NF में आएगा। फिर अगर मैंने बोला कि कोई रिलेशन 3NF में है, तो कैसे बोलूंगा कि पहले से वो 2NF में हो और 2NF के ऊपर ये 3NF के जो और रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2NF जो है उसके लिए पहले रिलेशन 1NF में होना जरूरी है। चलो, तो यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है अ रिलेशन आर इज सेड टू बी इन 2NF। एक ऐसा रिलेशन जो 2NF में कहा जा सकता है इफ इट इज ऑलरेडी नॉट देयर, इफ इट इज ऑलरेडी इन 1NF। पहले तो उसको 1NF में होना जरूरी है, उसके बाद आगे बात करेंगे। एंड देयर इज no any prime attribute in R which is partially dependent on, or no any non-prime attribute in R which is partially dependent on prime attribute of R। ओके, अब ये जो रूल है जो यहां लिखा हुआ है ये आपको समझ में नहीं आएगा, इसको डेफिनेशन को एज एन स्टैंडर्ड रखते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड रखते हैं साइड में। पहले हम इसमें जो कही गई बात है ये पार्शियल डिपेंडेंसी वाली, ये क्या होती है ये देख लेते हैं, ये क्या होती है ये देख लेते हैं, है ना। अच्छा एक बात बताओ, आप एक बात बताओ, ठीक है, कि दो दोस्तों ने मिलके मार्केट जाके एक स्पेसिफिक बुक या एक स्पेसिफिक चीज खरीदने का प्लान किया कि चल यार आज शाम में हम चलेंगे और दोनों भाई मिलके और ये चीज खरीद के लाएंगे अपने अपने लिए। दोनों ने डिसाइड कर लिया, है ना। अब हुआ क्या कि एक जो पर्सन था उसने दूसरे को धोखा दे दिया और 5 बजे जब वो सामान लेने जाने वाला था उसके पहले जाके ही सामान ले आया। वो 5 बजे का उन दोनों ने पहले प्लान बनाया, लेट्स से पर्सन ए पर्सन बी दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि अपने मार्केट जाएंगे और सामान लेके आएंगे एक साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। बट क्या हुआ कि वो दोनों में से एक पर्सन P1 पहले ही मार्केट चले गया और अकेला ही सामान लेके आ गया, तो क्या लड़ाई होगी यहां पे, झगड़े होंगे, हाँ जी, प्रॉब्लम आएगी, हाँ जी आएगी। बस वही प्रॉब्लम 2NF को हमें निकालना है। 2NF क्या कहता है, 2NF कहता है कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की पता है ना क्या होती है, जो 2 या 2 से ज्यादा एट्रीब्यूट के साथ बनी हुई है ना, 2 या 2 से ज्यादा एट्रीब्यूट के साथ बनी हुई है। ठीक है, तो पार्शियल डिपेंडेंसी को समझते हैं कि अज्यूमिंग a relation R with attributes let's say A, B, C, D and E। 4 एट्रीब्यूट्स हमारे पास हैं। अब इन 4 एट्रीब्यूट्स में से आपके पास अज्यूम करते हैं कि कैंडिडेट की हमने फाइंड आउट की और एक ही कैंडिडेट की हमारे पास है, वो है CD। कैंडिडेट की हमारे पास आई CD का कॉम्बिनेशन। अगर हमारे पास में 2 या 2 से ज्यादा एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन एक कैंडिडेट की है, तो आप ये बताओ पहले कि कैंडिडेट की अगर C और D का कॉम्बिनेशन है तो की एट्रीब्यूट क्या क्या हो जाएंगे, C और D की के पार्ट हैं तो की एट्रीब्यूट C और D। नॉन की एट्रीब्यूट क्या हो जाएंगे, नॉन की एट्रीब्यूट क्या हो जाएंगे, नॉन की एट्रीब्यूट जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे A, B और E। तो यहां से हम निकालेंगे प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स।
तो प्राइम या की एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट जो कि की का पार्ट है। तो की के पार्ट कौन कौन से हैं? हमारे पास सी और डी दो एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो की का पार्ट है। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या हो जाएंगे हमारे पास यहां पे? तो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हमारे पास होंगे यहां पे वो एट्रीब्यूट जो की का पार्ट नहीं है, ए, बी और ई। अब पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है? पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब होता है कि की का कोई एक पार्ट, किसका पार्ट? की पूरी सी और डी है, सी डी दोनों मिलके और सारे एट्रीब्यूट डिराइव कर सकते हैं। सी और डी दोनों मिलके ही सारे एट्रीब्यूट डिराइव कर सकते हैं, ए बी ई और सी डी खुद को भी, ठीक है। बट कहीं ना कहीं अगर सी अकेला या डी अकेला किसी एक को डिराइव कर रहा है, लाइक अगर सी अकेला ए को डिराइव कर सकता है, ऐसा कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी आपके पास है, या फिर सी अकेला बी को डिराइव कर दे, या फिर सी अकेला ई को डिराइव कर ले, या फिर डी अकेला इन तीनों में से किसी एक को डिराइव करे, तो इसका मतलब है कि पार्शियल डिपेंडेंसी है। पार्शियल डिपेंडेंसी है, इनमें से कोई भी एक प्रेजेंट है तो पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पूरी की पूरी एज अ होल सी और डी मिलके ही ए बी ई को डिराइव करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है। क्या होगी वो प्रॉब्लम? पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या कहती है? ये कहती है कि भैया जी अगर सी डी कैंडिडेट की है तो सी डी दोनों मिलके ही ए बी ई को डिराइव करने चाहिए। अगर अकेले सी ने ए को डिराइव कर लिया, या फिर अकेले सी ने बी को, या अकेले सी ने ई को, या अकेले डी ने ए को, डी ने बी को, या डी ने ई को, इन छह में से कोई एक भी डिपेंडेंसी आपके रिलेशन में है, आपके टेबल में है, मतलब वहां पे पार्शियल डिपेंडेंसी प्रेजेंट है। ये पार्शियल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन है ना। अब मैं पार्शियल डिपेंडेंसी को और थोड़ा डीप में ले जाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी हो जाए। अगर मैंने माना कि इस पर्टिकुलर रिलेशन में आपके पास कैंडिडेट की होती बी सी डी, क्या होता कैंडिडेट की? बी सी डी कैंडिडेट की है मान लेते हैं। तो अकेला बी अगर किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट ए या ई को डिराइव करता है तो, अकेला सी अगर ए या ई को डिराइव करता है तो, अकेला डी अगर ए या ई को में से किसी एक को डिराइव करता है तो, या फिर बी सी मिलके, सी डी मिलके या बी डी मिलके भी किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव करते हैं, तो क्या आ जाएगी? पार्शियल डिपेंडेंसी आ जाएगी। आई होप आप इस चीज को, पार्शियल डिपेंडेंसी को समझ पा रहे हैं कि की का एक पार्ट, छोटा पार्ट, सबसेट, की का सबसेट किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को अकेले डिराइव कर पा रहा है। हमारा की कौन है? की है सी और डी दोनों मिलके, ये दोनों मिलके सारे दूसरे एट्रीब्यूट को लेके आएंगे, आना भी चाहिए, तभी तो की है। बट प्रॉब्लम क्या होगी कि की का छोटा पार्ट भी किसी ना किसी एक एट्रीब्यूट को अकेले डिराइव कर पा रहा है। अगर वो किसी को अकेले डिराइव कर पा रहा है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसे हम पार्शियल डिपेंडेंसी कह रहे हैं। अगर मैंने यहां पे कहा कि आपके पास कैंडिडेट की अकेला सी होता तो क्या सी को और बाकी के पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो? इसका कोई सबसेट हो सकता है? सी का कोई सबसेट हो सकता है क्या? नहीं। अगर सी का सबसेट नहीं है तो क्या पार्शियल डिपेंडेंसी प्रेजेंट होने की कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या? नहीं। तो अगर कैंडिडेट की में एक ही एट्रीब्यूट है और कोई दूसरी की ही नहीं है, एक ही की है और उसमें एक ही एट्रीब्यूट है, तो आपको पार्शियल डिपेंडेंसी सोचने की जरूरत ही नहीं है, हो ही नहीं सकती पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी कब होगी? जब आपके पास कैंडिडेट की जो बने वो बने कॉम्बिनेशन की, दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट के कॉम्बिनेशन की। फिर वहां पे उन कॉम्बिनेशन में से कोई एक एट्रीब्यूट या उसका सब पार्ट, कैंडिडेट की का सबसेट किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिराइव कर पाए, तो कैंडिडेट की पार्शियल डिपेंडेंसी का हम जिक्र करेंगे, अदरवाइज नहीं। आई बात समझ में पूरी क्लियरली? देखो बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है मेरे को,
आपको समझाने में, और जब तक आप लोग पूरा क्लियरली समझेंगे नहीं मुझे मजा नहीं आएगा। तो जल्दी से बता दो ये समझ में आया कि नहीं। तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी, मैं लिख देता हूं, नो पार्शियल डिपेंडेंसी इफ ओनली वन प्राइम एट्रीब्यूट इन अ रिलेशन। अगर एक रिलेशन में, एक टेबल में आपके पास एक ही एट्रीब्यूट है जो प्राइम एट्रीब्यूट है, मतलब वही कैंडिडेट की का पार्ट है और बाकी के सारे नॉन प्राइम है, तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी। ठीक है। अब ये जो 2NF का डेफिनेशन क्या कहता है? 2NF का डेफिनेशन कहता है कि अगर किसी रिलेशन में पार्शियल डिपेंडेंसी है तो वो 2NF में नहीं हो सकता। अगर किसी टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी है तो वो 2NF में नहीं होगा। अगर इसको 2NF में लाना है तो पार्शियल डिपेंडेंसी हटानी पड़ेगी। इसको अगर 2NF में लाना है तो पार्शियल डिपेंडेंसी हटानी पड़ेगी। यही डेफिनेशन कह रहा है ये, कि अगर 2NF में किसी रिलेशन को आना है तो पहले वो 1NF में आए, और 1NF के ऊपर से हमें चेक करना है 2NF की डेफिनेशन को, जो कि कहती है कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए किसी भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की किसी प्राइम एट्रीब्यूट पे। प्राइम एट्रीब्यूट मतलब की का पार्ट हो, और पार्शियली कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट की के पार्ट पे मतलब प्राइम एट्रीब्यूट पे पार्शियली डिपेंडेंट हो। पार्शियली डिपेंडेंट मतलब हाफ हाफ। ये देखो, ए डिपेंडेंट होना चाहिए CD पूरे पे, हां तभी तो CD कैंडिडेट की बना। CD पे ए डिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब CD से ए डिराइव हो जाना चाहिए दोनों से मिलके, बट एक अकेला नहीं भैया। एक अकेला C या अकेला D ए को डिराइव नहीं करना चाहिए। अगर कर रहा है तो पार्शियल डिपेंडेंसी है। अगर पार्शियल डिपेंडेंसी है तो हटानी पड़ेगी, तभी तो जाके 2NF में आएगा। हाँ जी, तो कैसे आएगा ये एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले ये एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। R एक रिलेशन है जिसमें 4 एट्रीब्यूट है ABCD, FDs दे रखी है AB से C, B से D, है ना। तो अब जल्दी से मुझे बता दो कि इसमें कैंडिडेट कीज क्या क्या बनेंगी, कितनी कैंडिडेट कीज हैं और कौन कौन सी हैं, जल्दी से बता दो। जल्दी से बता दो। तो आपको कैंडिडेट की निकालना तो आना चाहिए। हमने लास्ट क्लास में देखा था कैसे निकालते हैं। कैंडिडेट की कैसे निकालते हैं, जल्दी से बताओ। राइट साइड में ए और बी दोनों नहीं है, तो ए बी से देखते हैं। ए बी से ए बी मिल गया, ए बी से सी भी मिल गया, बी अकेले से डी मिल गया, चारों आ गए। तो कैंडिडेट की आएगी हमारे पास ए बी। अब ये प्रोसीजर जो है मैं आप लोगों को फिर से नहीं बता पाएंगा, है ना। बहुत हमने अच्छे से प्रैक्टिस की थी 5-6 क्वेश्चंस के साथ में। ए बी कैंडिडेट की मिल जाएगा आप लोगों को सबको। अब बात करते हैं कि अगर ए बी कैंडिडेट की है तो प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से हो गए। बताओ प्राइम एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हो गए। जो की का पार्ट वो प्राइम एट्रीब्यूट्स A, B, और जो की का पार्ट नहीं है वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। कौन कौन से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट्स हो गए हमारे पास यहां पे, C, D। अब हमें इस रिलेशन में यहां पे देखना है कि क्या कोई पार्शियल डिपेंडेंसी प्रेजेंट है। पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब एट्रीब्यूट A अकेला C या D में से किसी को डिराइव करे, या B अकेला C या में से D में से किसी को एक को डिराइव करे, है ना। तो अगर अकेला A किसी को डिराइव कर रहा है C D में से, या अकेला B C D में से डिराइव कर रहा है किसी एक को, तो पार्शियल डिपेंडेंसी है। हाँ है, ये रही B से D हमने चेक किया। तो हमने इस रिलेशन में चेक किया कि इफ एनी पार्शियल डिपेंडेंसी, सो यस पार्शियल डिपेंडेंसी है। मैं लिख देता हूं डायरेक्टली, पार्शियल डिपेंडेंसी प्रेजेंट। कौन सी है ये पार्शियल डिपेंडेंसी, B से D। अकेला B D को लेके आ गया,
बी टू डी एक पार्शियल डिपेंडेंसी है। अब अगर पार्शियल डिपेंडेंसी है तो हम कह सकते हैं कि ये डी जो है वो बुद्धू निकला। इस डी को ए बी जो कैंडिडेट की है उस पर पूरा पूरा डिपेंडेंट होना चाहिए था, वो अकेला इस बी पे डिपेंडेंट हो गया। डी जो है वो इस अकेले बी पे डिपेंडेंट हो गया, ये तो बुद्धू निकला, इडियट निकला। इसको पूरा ए बी पे डिपेंडेंट होना चाहिए था ना, क्योंकि वही की है, अकेला इस बी पे डिपेंडेंट होके क्या किया, तो हम डी को बाइकॉट कर देंगे। बाइकॉट करने का मतलब कुछ नहीं है, इस डी को इस करंट रिलेशन से हटा देंगे, इस करंट रिलेशन से हटा के किसी और रिलेशन में रख देंगे, नया रिलेशन बना देंगे, एक नया टेबल बना देंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, इस पार्शियल डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें टेबल को डीकंपोज करना पड़ेगा, जो हम ऑलरेडी एक बार देख चुके थे कि हमने टेबल के एक कॉलम को हटा दिया कोर्स वाले को, क्योंकि वो कोर्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो यहां पे डी जो है, ये डी एक एट्रीब्यूट है जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कौन सी वाली, ये वाली, बी टू डी की वजह से पार्शियल डिपेंडेंसी की। तो अब अगर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो क्या होगा, तो हम इसे अलग कर देंगे, अलग टेबल में रख देंगे। तो अगर ये पार्शियल डिपेंडेंसी यहां पे है तो हम क्या करेंगे, डीकंपोज करेंगे, डीकंपोज रिलेशन आर एंड मेक another relation with attribute D and B। अब ये B को अलग क्यों लेके गए, ये B को अलग लेके गए इसलिए क्योंकि D जो है वो B पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हमने यहां पे देखा था कि अगर इस किसी भी रिलेशन R को 2NF में होना है तो पहले वो 1NF में हो और उसके बाद में हमें पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना। तो यहां पे हमने चेक कर लिया कि ये 1NF में तो है। कैसे है, क्योंकि हमारे पास डेटा गिवन नहीं है, डेटा मतलब रोज गिवन नहीं है। अगर कोई रिलेशन ऐसे दे रखा होता है तो हम अज्यूम करेंगे हमेशा कि वो 1NF में है, क्योंकि उसके डेटा के बारे में बता नहीं रखा है कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, उनकी वैल्यूज और टपल्स रोज गिवन नहीं है। अगर रोज गिवन नहीं है तो हमने अज्यूम कर लिया कि ये 1NF में तो है। फिर हमने पार्शियल डिपेंडेंसी चेक की, पार्शियल डिपेंडेंसी की वजह से प्रेजेंट थी, हाँ जी प्रेजेंट थी, तो फिर हमने ये कह दिया कि ये नॉट इन 2NF है, ये 2NF में नहीं था। अब अगर ये 2NF में नहीं था तो इसको 2NF में लाना पड़ेगा। तो हमने क्या किया कि जो ये भाई साहब तेज चल रहे थे डी, जो खाली आधा आधा बी पे डिपेंडेंट हो गए, पूरा ए बी पे डिपेंडेंट नहीं हो पाए, इनको अलग कर दो, इनको अलग कर दो, अलग टेबल में रख दो। तो डी को ओरिजिनल रिलेशन से हटा देंगे, बट उसको बी के साथ में रखेंगे वहां पे नई टेबल में। तो बी जो है ऑफ कोर्स ओरिजिनल टेबल में तो रहेगा, वहां से नहीं रिमूव होगा। सिर्फ कौन रिमूव होगा, जो ज्यादा तेज चल रहा था, जो ज्यादा शाना बन रहा था ना, ज्यादा नेता बन रहा था जिसको हम बोलते हैं, उसको हटा देंगे हम। डी बहुत ज्यादा तेज चल रहा था कि ये बी पे आधा आधा डिपेंडेंट हो गया, तो भैया डी तुम अलग टेबल में चले जाओ। तो हम क्या करेंगे, डिकंपोज कर लेंगे रिलेशन को और वहां पे डी को हटा देंगे और डी को अलग टेबल में रखेंगे। किसके साथ में, बी के साथ में। अब बी के साथ ही क्यों रखा, क्योंकि बी जो है उस पे ही डिपेंडेंट है ना डी, इसलिए ये बी और डी में डायरेक्ट रिलेशन है ये डिपेंडेंसी की, इसलिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पे डीकंपोजिशन लगाएंगे। तो हमारे पास आर था ए बी सी डी के साथ में, एफ डी थी ए बी टू सी और बी टू डी। तो हमने क्या किया, डिकंपोज कर दिया, एक रिलेशन बनाया R1 नाम से, दूसरा बनाया R2 नाम से। रिलेशन मतलब टेबल, ठीक है, दो टेबल बना दिए। इनको टेबल को हमने कैसे रखा, R1 में तो A रहा, G रहा, B रहा, C भी रहा, D हटा दिया यहां से, ओरिजिनल टेबल से हमने D हटा दिया और यहां पे हमने सिर्फ B और D को रखा, D को B के साथ में रख दिया। अब यहां पे FD कौन कौन सी आ जाएगी बेटा, यहां पे FD जो आएंगी वो आएगी यहां से ए बी टू सी इधर चली जाएगी और इधर FD कौन सी आएगी, इधर FD आएगी हमारे पास B टू D। अब हम चेक करेंगे कि क्या इस डिकंपोजिशन के बाद हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई। अब ये टेबल अलग, ये टेबल अलग, दोनों पे 2NF की डेफिनेशन अलग से लगाएंगे। तो इस पे हमने देखा की निकाला, कैंडिडेट की निकाला तो खाली ए बी मिला, ए बी से सी मिल जाएगा। इस पे कैंडिडेट की निकाला, इस पे कैंडिडेट की मिला खाली बी।
अब अगर सिंगल कैंडिडेट की है बी तो पार्शियल डिपेंडेंसी तो होने से रही, मतलब ये 2NF में आ गया। यहां पे अकेला बी है, नहीं नहीं ए बी है दोनों, ए बी से सी एक एफ डी है। हाँ, क्या कोई पार्शियल डिपेंडेंसी यहां पे है? नहीं। ए अकेला सी को या बी अकेला सी को डिराइव कर रहा है यहां पे? नहीं, नहीं कर रहा, इसका मतलब कि कोई तकलीफ नहीं, पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं आएगी। क्लियर है इतना? अकेला ए अकेला बी जो है वो सी को डिराइव नहीं कर पा रहा, इसलिए हमने क्या कहा कि पार्शियल डिपेंडेंसी यहां पे नहीं है ना? तो यहां भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं, यहां भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं, हमारा 2NF का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। देखो जरा, देखो एक बार, ये क्लियर है आपको? अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना? मल्टी प्रोसेसर वाला क्वेश्चन में ही नहीं है बेटा, हमारे गेट के सिलेबस में ही नहीं है। चलो, अगर आप लोगों को ये क्लियर हो गया डीकंपोजिशन कैसे होता है, तो ये जल्दी से सॉल्व कर लो। ये क्वेश्चन को देखो एक बार जरा। इस क्वेश्चन को देखो जरा। कंसीडर अ रिलेशन आर ABCD एट्रीब्यूट्स विथ कैंडिडेट की AB, सिलेक्ट दैट FD विच विल मेक द रिलेशन नॉट इन 2NF। एक कौन सी ऐसी FD है जिसकी वजह से ये वाला रिलेशन R जो है विद एट्रीब्यूट ABCD ये 2NF में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। नॉट इन 2NF लिखा है भैया, नॉट इन 2NF। ऐसी कौन सी FD है जो 2NF की कंडीशन को वायलेट कर रही है? यहां पे आप देखोगे, बताओ ऐसी कौन सी FD है जो कि 2NF में यहां पे वायलेट कर रही है? Will you take automator right now? There is no any plan. तो ऐसा कौन सा FD है जिसकी वजह से ये 2NF में नहीं रहेगा? अब FD के लिए आपको क्या करना है? अगर की AB है तो बताओ प्राइम एट्रीब्यूट क्या होंगे? प्राइम एट्रीब्यूट होंगे A, B। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होने चाहिए? नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो हमारे होंगे वो होंगे C, D। तो A अकेला या B अकेला C, D में से किसी एक को अगर डिराइव कर सकता है तो वो पार्शियल डिपेंडेंसी होगी, और पार्शियल डिपेंडेंसी की वजह से रिलेशन 2NF में नहीं होगा। यही मैंने बताया। तो 2NF की डेफिनेशन को वायलेट करने के लिए पार्शियल डिपेंडेंसी ढूंढो। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या क्या है यहां पे? AB टू C पार्शियल डिपेंडेंसी है? नहीं। अकेला A या अकेला B, C और D में से किसी एक को डिराइव करना चाहिए। तो अकेला A C को डिराइव नहीं कर रहा है, D को डिराइव कर रहा है। ये अकेला अकेला B जो है C को डिराइव कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल। तो ये दो पार्शियल डिपेंडेंसीज यहां पे रहेंगी। जी हां रहेंगी। ठीक है, चलो। तो अब जो है ऑप्शन आ रहे हैं दो, तो MSQ नाम के क्वेश्चंस भी होते हैं ना गेट में भैया। MSQ नहीं होते क्या? MSQ होते हैं आजकल तो, और सबसे ज्यादा टफ वही होते हैं क्योंकि एक छोटा ऑप्शन भी आपसे मिस हुआ, 0। और ये MSQ की वजह से ही लास्ट टाइम जो क्या हुआ ना, कंपटीशन ज्यादा इंक्रीज हो गया, मार्क्स कम आ रहे थे लोगों के, बड़ा टेंशन बढ़ गया था लोगों के बीच। आप लोगों को MSQ थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा, नॉलेज बहुत अच्छा बढ़ाना पड़ेगा, है ना? चलो, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना अगर नहीं किया है तो, है ना? कल हम बात करेंगे 2NF के आगे की, 3NF और 4NF के आगे की। बट अगर आप में से कोई भी बिल्कुल इंटरेस्टेड है कि नहीं अच्छे से पढ़ना है और सही तरीके से पढ़ना है, तो प्लस पे आइकॉनिक या प्लस का सब्सक्रिप्शन लेके और जल्दी से अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल कर दो। मेरे पर्सनल गाइडेंस में आपको प्रिपरेशन मिलेगी अगर आप ये कोड यूज करेंगे, अलॉन्ग विद द डिस्काउंट प्लस अदर ऑफर्स। जो भी ऑफर आपको मिलते हैं उनमें से प्राइस हाइक होने वाले हैं। अगर आप लोग हाइक्ड प्राइस नहीं देना चाहते और अपने प्रिपरेशन के लिए सीरियस हैं तो इन्वेस्ट करिए अपना टाइम, अपने एफर्ट्स और अपने मनी को सही जगह पे, ताकि आप लोग सही तरीके से सीख पाए।
इन्वेस्टमेंट जितना अच्छा होगा और जितने सही तरीके से होगा, उसका रिटर्न जो मिलेगा आपको वो भी बहुत 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 तगड़ा होगा, बहुत ज्यादा होगा डेफिनेटली। आप लोगों को अगर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप इस फोन नंबर पे कॉल करके और अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा, बस कोड लगाना है VDEEP10, कोई भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। नई बैचेस स्टार्ट हो रही है, मेरा कोर्स OS का स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी प्लस पे 1 जून से। आप सिर्फ लाइट सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं अनअकैडमी का, जिसपे आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज मिलेगी। सेशन अच्छा लगा यार? अगर सेशन अच्छा लगा इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कर ले चैनल को और ये घंटी बजा दो ताकि आपके फोन की घंटी बजती रहे जब मेरा सेशन आता रहेगा। कीप लर्निंग हैप्पीली। फिर से आपसे मुलाकात होगी कल सुबह 9:15 बजे डेटा स्ट्रक्चर के नए टॉपिक के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखेंगे। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।